नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला सरस्वती क्लासेस से संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो सभी एग्जामों में, चाहे बैंक, पुलिस, रेलवे, एसएससी या यूपी टेट या सुपर टेट की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिए। और आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम संख्या पद्धति के कुछ बेसिक फैक्ट्स जानेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहले हमने पहली संख्या लिख रखी है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 9 10 11 इंफिनिटी तक। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्रश्न आपसे बेसिक ये पूछा जा सकता है इसमें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ध्यान रखना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1। ध्यान रखना है, इससे एक प्रश्न बन सकता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आपको उत्तर क्या देना है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अच्छा, ये पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते। अगर कोई 100 बताता है तो 101 उससे बड़ी हो जाएगी, 200 बताता है 201, 1000 बताता है 1001 उससे बड़ी होगी। तो याद रखना प्राकृतिक संख्या। दूसरी हम लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर भी बोलते हैं, होल नंबर। यह कौन सी है? किसी प्राकृतिक संख्या में शून्य लगाने से बनी संख्या को होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में, ऐसे भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य लगाने से बनी संख्या को, शून्य लगाने से बनी संख्या को हम शून्य लगाने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाता है 0,1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी। तो ये कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इससे भी प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 सही उत्तर होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। इसी प्रकार बनेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी कौन सी होगी? तो वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है सबसे छोटी प्राकृतिक, सबसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते। इसी प्रकार पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते। अगली हम संख्या में लेते हैं सम संख्या। अगली टाइप की सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर भी बोलते हैं, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतया भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 डॉट 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 ऐसी चली जाएगी अनंत तक। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न 2 बनते हैं आपके। सबसे छोटी पूछा जा रहा है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या हम बोलेंगे 2 है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इसमें पूछा जाए, चलिए अगला सम संख्या हो गया। अगली देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे बोलते हैं? विषम संख्या जिसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर अंग्रेजी में।
ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः भाज्य ना हो या विभाजित ना हो, भाज्य ना हो, वो सारी संख्या विषम संख्या कहलाती है। वो सभी संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में विषम संख्या आ जाएगी 1, 3, 5, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट इंफिनिटी। इसमें भी 2 प्रश्न बन सकते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो हम उत्तर देंगे 1। सबसे बड़ी विषम संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए अगली देखते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। जो अभाज्य, जो एक या स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा, जैसे कि इसमें लिखा है अभाज्य। आ माने होता है नहीं और भाज्य माने विभाजित हो। मीन्स जो एक या स्वयं जो संख्या के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बहुत बार पेपर में पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पेपर में, टेट में कई बार आया है और एग्जाम में, कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इसमें एक और डेफिनेशन याद रख लेना, एक से बड़ी, थोड़ी सी और याद रख लेना, एक से बड़ी जो एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। चलो, एक से बड़ी यानी कि जो 2 है, जो स्वयं 2 या 1 के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार 3 होगी, 4 कट जाएगी क्योंकि ये 1 और 2 के अलावा, 1 या 4 के अलावा 2 से भी कट गई, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। 3 के बाद 5 है, फिर 6 नहीं होगी क्योंकि ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी कटेगी। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी, 11, 13, 15 नहीं होगी, 17, 19, 21 नहीं होगी, 23। इसी प्रकार से 25 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 29, 31 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार ध्यान रखना, 1 से लेकर, ये भी पूछा जाता है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो ध्यान रखना, 1 से 100 तक संख्याओं में 25 अभाज्य संख्या होती है। कुल कितनी अभाज्य है? ये ऐसे ही करेंगे, 100 तक देखेंगे तो 25 अभाज्य निकलेंगे। उसमें भी याद रखना, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में 15 अभाज्य हैं और 51 से 100 तक 10 अभाज्य हैं। कितनी अभाज्य संख्या है? 10। तो कुल मिलाकर 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। अभी अभाज्य संख्या की बात कर ली हमने, अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसे कि नाम ही में प्रतीत हो रहा, भाज्य मानी विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4 है, एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से, और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे कि 4 है, अगली 5 है, सॉरी 5 नहीं है, 6 है, 6 के बाद 8 हो जाएगी, 8 के बाद 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है। इसी प्रकार डॉट। इसी प्रकार से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला चलते, सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अगली संख्या में आती है जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर 2 हो, जिनके बीच अंतर 2 का हो, जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी 2 अभाज्य संख्या,
ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर कितना हो, 2, अंतर 2 का हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। पेपर में आ सकता है निम्नलिखित में कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है। जैसे कि जुड़वा अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है, 2 के बाद 2 का अंतर जैसे 2, 3 ये नहीं होगी जुड़वा अभाज्य, क्योंकि इनके बीच अंतर 2 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी। जैसे कि जुड़वा अभाज्य में आ जाएगी 3, 5 हो जाएगी, 3, 5 ये जुड़वा अभाज्य है, इनका अंतर 2 है। जैसे 5, 7 हो जाएगी, 7, 9 नहीं होगी क्योंकि 9 भाज्य संख्या है। आगे 11, 13 हो जाएगी। इसी प्रकार 29, 31, इसी प्रकार से और भी संख्या लिख सकते हैं जिनके बीच अंतर कितना है, 2, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए अगली संख्या देखते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसको को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका मासा 1 हो, और ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका मासा कितना हो, 1 से अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि कोई भी दो संख्या ले लें, प्राकृतिक संख्या है, ध्यान रखना है प्राकृतिक, जैसे 1 और 3 ले लिया, इनका मासा 1 है तो ये सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे 2, 3 है। अब 2, 4 नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनका मासा 2 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। जैसे 1, 5 है, जैसे 17, 18 कर सकते हैं, तो ये सब सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगली संख्या आती है अपनी संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग, ऐसी संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से दुगना हो, संख्या से दुगनी हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। ध्यान रखना है 1 से 100 तक के बीच में सिर्फ 2 ही संपूर्ण संख्या हैं, 6 और 28। 6 और 28, 1 से लेकर, पूछा जा सकता है 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितनी संपूर्ण संख्या है, तो मात्र 2 संपूर्ण संख्या है, पहली 6 है और दूसरी 28। चलिए इसको देखते हैं कैसे है। हमने बताया अपवर्तकों, जिनके सभी अपवर्तक, 6 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 और 6। जो अपवर्तक वो होते हैं जो संख्या से पूरे कट जाए, जैसे 1 से कट जाएगी, 2 से 6, 3 से और 6 से भी कट जाएगी, तो इनका योग करें 12 आएगा, तो संख्या से दुगना है ये, 6 दूनी 12। इसी प्रकार 28 के अपवर्तक 1, 2, 3 से कटेगी 4, 5, 6, 7 के बाद 8, 9, 10, 14 होगी और 28, तो इनका योग देखिए 28 ही है, 28 ही होने 14, 7, 4, 11, 13, 14, 14, 28 दूनी 56, तो इनका संख्या से दुगना है। तो ये कौन सी संख्या है? ध्यान रखना ये संपूर्ण संख्या है। 1 से 100 तक मात्र 2 ही संपूर्ण संख्या हैं, 6 और 28। अगली संख्या आती है रामानुजन संख्या। अगली संख्या कौन सी है? देखिए रामानुजन संख्या। रामानुजन भारतीय गणितज्ञ हैं, इन्होंने एक संख्या पेपर में आ जाती है, रामानुजन संख्या कौन सी है? आपसे सीधा पूछेगा, ऑप्शन दे देगा 1720, 1728, 1729 और 1829। तो ध्यान रखना रामानुजन भारतीय गणितज्ञ, उन्होंने 1729 संख्या को रामानुजन संख्या कहा, उन्हीं के नाम पर संख्या को रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है। कौन सी? 1729। इसकी विशेषता है इस संख्या को दो संख्याओं के क्यूब के योग के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 1729 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं, 1000 प्लस 9 का क्यूब, 9 ने 81 नंबर 729, तो ये 1729 ही होगी। इसको भिन्न भिन्न प्रकारों से लिख सकते हैं, जैसे एक प्रकार ये हो गया क्यूब के रूप में, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 12 का क्यूब 1728 हो, तो 1728 से 1729 हो जाएगी। तो ये भिन्न भिन्न प्रकारों से हम लिख सकते हैं, तो इसको हम रामानुजन संख्या कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, परिमेय संख्या।
इससे भी प्रश्न पेपर में आते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को समझ लेते हैं। परिमेय संख्या और एक आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे कि नाम ही दिया है परिमेय और अपरिमेय। अमानी नहीं, परिमेय मानी जिसका एक प्रकार से माप न किया जा सके वो अपरिमेय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्या कौन सी है देखिए। परिमेय संख्या वो है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इससे पेपर में आता है प्रश्न, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, ध्यान रखना। अच्छा, P/Q क्या, अंश और हर के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकें, अंश बटे हर के रूप में। यहाँ दूसरी चीज ये रखना है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी यहाँ 0 मान नहीं होगा। अच्छा, परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, तो सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। सभी प्राकृत संख्या स्टार्टिंग में बताया था, प्राकृत संख्या कौन सी है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, ध्यान रखना। ये परिमेय संख्या, क्योंकि इनको 1/1 लिख सकते हैं, 2/1, तो ये अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है। पेपर में ये आता है वो 22/7, ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है, ये परिमेय संख्या है, जबकि पाई ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे सबसे समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने ले ली कोई संख्या √3 ले लिया हमने, √3, यह अपरिमेय संख्या है। कैसे इसका हम जब मान निकालते हैं, अभी आगे वर्ग और वर्गमूल टॉपिक बताएंगे, अंडर रूट निकालना आपको बेसिक से। तो √3 का मान आता है 1.732 ऐसे करके चला आता है। अगर इसको भिन्न रूप में चेंज करेंगे, कोई स्टूडेंट 1.7 ले लेगा तो 17/10, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, नहीं होगी, कुछ एरर हो जाएगी, इतने की एरर छोड़ दी हमने। अगर कोई इधर ले लेता है 1.73 और बटे 100 करता है, तब भी एरर छोड़ दी इसने 0.002 की। कोई इधर इतना ले लेता है तब भी एरर। तो सीधी सी बात है, अपरिमेय, जिसको हम मतलब पूरा माप ना सके, भिन्न के रूप में ना ला सकें, तो वो अपरिमेय है। तो इसमें बेसिकली याद रखना आपको, अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्या अपरिमेय संख्या होगी, बशर्ते उनका वर्गमूल ना आ जाएगी। जैसे कि √2 अपरिमेय है, √3 √4 परिमेय हो जाएगी, क्योंकि √4 का मान कितना होता है, 2, √4 का मान कितना होता है, 2, तो ये परिमेय हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ से हटाएगी, तो √5 इसी प्रकार से, ठीक है ना, √6 √7, ठीक है, और पाई भी अपरिमेय संख्या, ये याद रखना है। ये पेपर में बहुत बार आया है, पाई किस प्रकार की संख्या, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 3.14 ऐसे चलता रहता है, जिसका मान फ्लक्चुएट होता रहे, तो उसे हम अपरिमेय संख्या के रूप में दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं। उत्तरवर्ती संख्या, जैसे कभी कभी पेपर में आ जाती है, उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करो। ये पूर्ववर्ती पूछा जाता है, पूर्ववर्ती संख्या, ये अलग ही टेट में ज्यादा आता है, यूपी टेट या विभिन्न टेट दे रहे हो, सुपर टेट कभी कभी पूछ देते हैं, बेसिक है। देखिए, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्या है संख्या, जैसे कि नाम ही इसमें लिखा है, पूर्व मानी पहले, किसी संख्या से जस्ट पहले की संख्या, एक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी संख्या की पूर्ववर्ती पूछे तो संख्या में 1 घटा के लिख देते हैं। जैसे 17 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए, 17 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो अब 17 में से 1 घटा देना है, 16 होगी, आंसर क्या हो जाएगा, 16। ऐसे उत्तरवर्ती, उत्तर क्या आता है, किसी प्रश्न का उत्तर बाद में आता है, तो ये बाद की संख्या है, संख्या प्लस 1 बढ़ा देंगे तो वो कौन सी संख्या होगी, उत्तरवर्ती। जैसे पूछा जाए 18 की उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या कौन सी होगी, तो 18 + 1 = 19 हो जाएगी उत्तरवर्ती, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं संख्याओं के बारे में, अंकों के बारे में। जैसे कि अपने भारतीय जो अंक की पद्धति है, भारतीय अंकों की पद्धति है, और जो अंतरराष्ट्रीय अंकों की पद्धति, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
अंतरराष्ट्रीय अंकों की पद्धति। यहाँ पर लोग इकाई जानते ही है, 10, सैकड़ा, हजार, ये सब जानते हैं। चलिए यहाँ से उठाते हैं लाख। 1 लाख जैसे बोलते हैं 1 लाख। 1 लाख में कितनी होती है? 10 का घात 5, यानी कि 5 बूंदी हो जाएगी। 2, 2, 4, 1, 5, यानी 10 की घात 5 लाख। 1 लाख के बाद करोड़ आता है। इसी प्रकार करोड़ में 10 का घात 7 बूंदी होती है, याद रखना। लाख में 5 होती हैं, 3, 2, 5। 1 लाख। करोड़ में 7 लाख करोड़। अरब में होती है 9। 1 खरब आता है, खरब में होती है 10 का घात 11। लाख करोड़ अरब खरब। नील, 1 नील में होती है 13। पदम में होती है 15, 10 का घात। संख, 1 संख में होती है 10 का घात 17। इसी प्रकार संघ, 10 संघ, महासंघ, 10 संघ में 18, 10 का घात, और महासंघ में 10 का घात 19 होती हैं। ये भारतीय अंकों की पद्धति और भी चलती रहती हैं, तो ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है अपनी पदम तक, ठीक है। लाख करोड़ अरब खरब नील पदम संघ, 10 संघ और महासंघ। ऐसे 1 लाख और 10 लाख करोड़। इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति कैसे चलती है? जैसे मिलियन हुआ अपना, 1 मिलियन बराबर होता है यहाँ पे 10 का घात 6 का। मतलब इसको हम अपनी भारतीय अंकों से तुलना करें तो 1 मिलियन जो होगा अपना 10 लाख के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होगा, ठीक है। क्यों? 1 लाख में 10 का घात 5 है, 1 बिंदी और है, तो 1 बिंदी और बढ़ाएंगे 10 लाख हो जाए मिलियन। फिर एक आता है बिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति हर एक देश में यही चलती है अंकों की, तो ये स्टैंडर्ड पद्धति है। इससे आपको ज्योग्राफी में भी कहीं कहीं बिलियन, ट्रिलियन, अर्थव्यवस्था में भी आपको मिलेगी, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। मिलियन में 6, बिलियन में 10 का घात 9 होती है, और 1 ट्रिलियन किसी देश की जैसे अर्थव्यवस्था नापी जाती है तो ट्रिलियन में बोलते हैं। 1 ट्रिलियन 10 का घात 6, 9, 12। वैसे अभी हाल ही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था $21 ट्रिलियन थी, और दूसरे नंबर पे अभी चीन की थी 14.14 ट्रिलियन, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ रखना है। मिलियन 10 का घात 6, बिलियन 9 है, ट्रिलियन 12। मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसी प्रकार से चलते हैं। चलिए, जैसे कि आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा कि सूर्य की जो उम्र है, आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। सूर्य की जो उम्र है वो कितनी है? 5 बिलियन वर्ष तक है। 5 बिलियन वर्ष है, तो बिलियन ये यहाँ पे याद रखना 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9, ठीक है ना। 5 पे 9 बिंदी हो जाएंगे, 3, 3, 6 और 3, 9, ठीक है। तो इसकी सूर्य की जो उम्र है 5 बिलियन वर्ष, इतने वर्ष हो जाएगी। ये बेसिक है, थोड़ा सा जानना जरूरी था। प्रश्नों पर चलते हैं सीधा, अपने हम प्रश्नों पर चलते हैं। संख्या पद्धति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट, ये सारे हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए पहले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, यह बड़ी पूछी जाए या छोटी पूछी जाए या क्रम से लगाई जाए, आरोही अवरोही, तो उसको हम कैसे बताएंगे? जैसे कि पहला प्रश्न उठा लिया हमने, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन भी 4 ये आपको दिए हैं, पहले ऑप्शन ये, दूसरा चौथा। देखो इस प्रकार के प्रश्न हम कैसे हल करेंगे? अगर इसके हम एग्जैक्ट मान पे जाएं, जैसे कि आप पूछे जाए 17, 18, 19, 20 और 25 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये है, तो ये तो एकदम सिंपल है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? चूंकि 2 की पावर जैसे हम लिख दें 4, तो इसका मान होता है 4 बार गुणा करेंगे आप, तो 2 4 में 8 दूनी 16। ये तो सिंपल है। अगर पावर बहुत ज्यादा दे दी फिर क्या करेंगे? तो हम जानते हैं बेसिक किसी भी संख्या में अगर हम समान रूप से किसी भी संख्या भाग देते तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम देखिए 12 से सब में भाग चला जाएगा, 12 पंचे 60, 12 12 36, 12 24, तो 12 से भागेंगे, सिंपल हो जाएगा। 2 की पावर 5, 3 की पावर 12 चौको 48, 4 की बात किया 36, 5 की पावर 12 दूनी 24। अब इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर 5 यानी कि 2 का आपस में 5 बार गुणा,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, इसका मान 32 नहीं आएगा, लेकिन इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 यानी 3 का 4 बार गुणा, त्रिका मान 7 हो जाएगी। 4 की पावर 3 यानी 4 का 3 बार गुणा, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगी। 5 का 2 बार गुणा, 5 25। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है आपकी? 81 है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगी 3 की पावर 48 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 3 की पावर 48 सबसे बड़ी होगी। अगर पूछा जाए छोटी संख्या कौन है, इसमें देखिए 30, तो सबसे छोटी संख्या 5 की पावर इसके समकक्ष 24 हो जाएगी। इसी क्रम में लिख सकते हैं आगे या हुई। चलिए आगे अगली ले लेते हैं, 1 2 सवाल और देख लेते हैं। जैसे दे दिया है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20 में बड़ी संख्या पूछी गई है। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम 10 का भाग चला जाएगा सभी। देखिए तो 2 की पावर 10 बना 50, 3 की 10 को 40, 10 की 30, 10 दूनी 20, 5 की पावर 3 25, 4 चौको 16 चौको 64, त्रिका 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, 2 की पावर 5 है, 5 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 3 की पावर 40 सही हो जाएगी। ये 81 बड़ी है, इसकी संख्या। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। जैसे दिया है 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी पूछी गई है। तो यहाँ देखिए 10 से सभी में डिवाइड हो जाएगा, तो बिंदी बिंदी हटाइए। तो 6 की पावर 2 6 का 36, की पावर 3 25 25 पंचे 125, 4 चौको 16 चौको 64, 4 की पावर 4 है, इसको 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16 64 चौको 256, 3 की पावर 5 है, त्रिका 27 30 या 243। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? ये वाली अपनी 256 वाली हो जाएगी। तो 4 की पावर 40 ये सबसे बड़ी संख्या सही हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे टाइप देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न आए, जैसे कि अभी 68,500 की एक प्राइमरी की शिक्षक भर्ती है, उसमें पूछा गया था एक प्रश्न इसी टाइप का था। पावर 1/3 या 3 की पावर 1/2 में कौन सी भिन्न बड़ी है? तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? देखिए इसमें हम जो घात है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। इसमें दोनों 6 का घात का गुणा करते हैं, 2 तिया 6, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 3 की पावर 3 हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, 27। तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, 3 की पावर 1/2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार से कोई भी बड़ी छोटी आती है घात वाली संख्या, तो उसको घात में पहले हम सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा टाइप का प्रश्न आता है। यह भी प्रश्न बहुत चर्चित है परीक्षा में। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए और कुल 125 अंक प्राप्त किए, तो ज्ञात करो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। देखिए कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को। ऑप्शन दिया है 35, 38, 41 और 40। देखिए इस प्रकार का प्रश्न कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। एक बेसिक बताएंगे पहले आपको, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। देखिए बेसिक क्या है?
कोई छात्र परीक्षा देने गया तो उसे सही एक प्रश्न सही सॉल्व करता है तो उसको अंक कितने मिलते हैं? 4 अंक मिलते हैं एक प्रश्न के। और अगर गलत सॉल्व करता है तो उसके 1 अंक कट जाते हैं, लड़का 1 अंक कम हो जाता है। चलिए, यदि परीक्षार्थी ने कुल 75 प्रश्न हल किए थे, कितने कुल प्रश्न हैं? 75, और कुल अंक आए उसके, कुल अंक कितने आए? 125। तो पूछा कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत किए। तो देखिए, हम जानते हैं एक प्रश्न पर 1 नंबर 4 अंक मिलते हैं। मान लीजिए x उसने सही प्रश्न हल किए, सही प्रश्न कितने किए? अगर x हल किए हैं, या ऐसे कहते हैं उसने 10 सही किए हैं, तो गलत कितने हो जाएंगे? 65, क्योंकि 75 है ना कुल प्रश्न। अगर उसने 50 सही हल किए तो गलत कितने हो जाएंगे? 25। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं उसने x प्रश्न सही हल किए, तो गलत प्रश्न कितने हो जाएंगे? क्योंकि कुल 75 में से घटाएंगे तो गलत हो जाएंगे 75 माइनस x। अब देखिए, कुल अंक 125 है ना, तो कुल अंक बराबर कर लीजिए वैल्यू। 125 किसके बराबर होगी? सभी सही प्लस गलत अंकों के बराबर होगी ना उसके। तो सही प्रश्न कितने हैं? x, और सही पे मिलते कितने नंबर? 4, तो 4x हो जाएंगे कुल अंक। गलत पर 75 माइनस x है प्रश्न की संख्या, और कटता कितना? ऋण 1, तो ऋण 1 का गुणा ऐसा करेंगे तो ऋण यहाँ आ जाएगा। ये वैल्यू कुल अंक हो गए अपने, अंक बराबर 125 के कर देंगे ये। चलिए, इसको सॉल्व करना है। 4x माइनस 75 ऋण प्लस x बराबर 125। 4x और धन 1x 5x बराबर, ये उधर जाएगा धन का 125 75 200, तो x बराबर 5 को 20, यानी x का मान आ गया 40। x बराबर कितना आ गया? 40। तो 40 सही प्रश्न हल किए, कितने? 40 हो जाएंगे उसके। सही हल किए कितने? 40। को गलत पूछेगा तो 75 में 40 घटाएंगे तो गलत आ जाएंगे 35। चलिए, एक तो ये तरीका हो गया बेसिक। दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए, दूसरा किस तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ सही लिख लेंगे हम, एक तरफ गलत लिख लेंगे। सही पर अंक 4 मिलते हैं, गलत पर 1 कटता है। मान लीजिए उसने 75 प्रश्न हल किए थे, कुल कितने? 75। मान लीजिए उसने सभी के सभी सही हल किए, तो कुल अंक कितने बन जाएंगे? 1 के 4, 75 के 75 चौको 300 नंबर हो गए, 300 अंक मिल गए उसको। मान लीजिए एक ऐसा परीक्षार्थी जाता है, उसने सभी के सभी गलत कर दिए, तो उसके कुल अंक कितने आएंगे? 0 नहीं आएंगे, उसके आएंगे ऋण 75, ऋण 75। लेकिन कुल अंक कितने मिले परीक्षार्थी को? 125। ये इसी के बीच का है, कुछ सही कुछ गलत, इसके बीच ही की कंडीशन है। ये मिश्रण के अंक हैं, ये मिश्रण के टॉपिक से ये हल होगा। तो मिश्रण की संख्या बीच में लिखेंगे जो कुल अंक प्राप्त हुए। इसमें यहाँ अंतर देखते हैं, ऋण धन अंतर जुड़ जाएगा, 125 75 200, और धन धन में अंतर घट जाएगा। 300 में 125 घटाएंगे तो 175 बचेगा। इसको हम अनुपात बना लेंगे, 25 8 200, 25 7 100, मतलब उसने 8:7 में प्रश्न सही हल किया 8 में और गलत किए 7 में। 8:7 में बांटने हैं, 8 7 कुल कितना हो गया? 15 की वैल्यू। कुल प्रश्न कितने थे? प्रश्न थे 75, 15 की वैल्यू 75, 15 1 15 15 15, तो 1 की वैल्यू 5 प्रश्न हो गई, तो 8 की वैल्यू 8 5 40 हो जाएगी, और 7 की वैल्यू 7 5 35। तो यानी कि उसने 40 प्रश्न सही हल किए, 40 प्रश्न सही हल किए। ध्यान रखना, इसको देख लेना, बैक करके फिर से देख लेना अगर समझ में आए। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगला देखते हैं इसको, दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ डाटा थोड़ा सा बदल दे रही है, चलिए इस बार ले लेते हैं। एक परीक्षार्थी सही प्रश्न के लिए 5 अंक मिलते हैं, सही उत्तर के लिए प्लस 5 अंक पाता है, और गलत उत्तर के लिए इस बार 2 अंक खो देता है, 2 अंक खो देता है। और परीक्षार्थी ने कुल 100 प्रश्न हल किए और कुल अंक 220 प्राप्त किए, तो ज्ञात करो उसने कुल कितने प्रश्न सही हल किए। ऑप्शन लिख देते हैं, 50 60 70 और 40, कितने प्रश्न सही हल किए। तो क्या करेंगे, एलिगेशन से ही देख लेते हैं, सही एक तरफ गलत। देखिए कैसे करेंगे, फिर से देखिए, कुल प्रश्न उठाइए, 100 प्रश्न है, इनको एक बार सभी सही हल करा दीजिए, तो अंक आएंगे 100 के 100 सही है तो 500 अंक। कितने अंक मिलेंगे? 500। एक बार सभी के सभी गलत करा दीजिए, तो 1 पर 2 कटता है, 100 पर 200 अंक ऋण के आएंगे। कुल अंक मिले उसे 220 धन के, तो बीच में लिखना है, ये मिश्रण के हैं। इधर इधर अंतर, ऋण धन अंतर जुड़ जाता है, 420,
और ये अंतर घट जाएगा। 500 में 220 घटाएंगे तो 280 हो जाएगा। चलिए इसको अनुपात बना लेंगे, काट देंगे। 7 से 7 छिंग 42, 14 से काट देंगे, 14 42, 14 दूनी 28। 3:2 में हल किए हैं, 3 सही हल किए तो 2 गलत। 3 2 यानी कि कुल कितना हो गया? कुल हो गया 5। 5 की वैल्यू कितने प्रश्नों के बराबर है? 100 प्रश्नों में बांटेंगे। 1 की वैल्यू आएगी 5 × 5, 5 दूनी 10। 1 की वैल्यू आएगी 20, 1 की वैल्यू 20 तो 3 की वैल्यू, एक पुस्तक का मूल्य 20 तो 3 का 60 और 2 की 20 दूनी 40, 20 का गुणा हो जाएगा। तो कितने सही हल किए? 60। सही वाले सामने आएंगे, गलत वाले इधर साइड। चलिए दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक और सवाल देख लीजिए समझने के लिए, फिर दूसरा टाइप देखते हैं। मान लीजिए कुल 80 प्रश्न थे इस बार, 80 हल किए और अंक आए उसके 100। अंक आए 100, सही पर 2 अंक मिलते हैं। सही उत्तर के लिए इस बार 2 मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो पूछा गया है कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ऑप्शन लिख दे रहे हैं 30, 60, 40, 20। कैसे करेंगे? सिर्फ एक साइड सही लिखेंगे, एक साइड गलत लिखेंगे। देखिए 80 प्रश्न किए, सभी सही करा दो तो 80 दूनी 160 अंक हो जाएंगे। सभी गलत करा दो 180। मिले कितने? ये लिख लो, मिले अंक 100, बीच में लिख लो। ऋण धन अंतर जुड़ जाता है, 180 हो गया, इधर घट जाएंगे। 100 में 160 घटाएंगे तो आ जाएगा 60 सभी। इसको हम बना लेंगे अनुपात में 6 × 6, 36। 3:1 में उसने हल किए, 3 प्रश्न सही किए तो 1 गलत करता है। तो 3:1 में कुल प्रश्न बांटेंगे। कुल प्रश्न है कितने? कुल प्रश्न है 80। कुल प्रश्न है 80 तो 3 और 1 4 की वैल्यू 80 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 20 और 20 3 60 और 20 1 20। तो सही प्रश्न कितने किए? 60। चलिए अगला टाइप देखते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न आता है, कोई भी प्रश्न आए इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टाइप बेसिक भी होता है, बेसिक से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए भाग पर आता है प्रश्न। किसी संख्या को, एक प्रश्न लिख दे रहे हैं, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। शेषफल 1 आता है जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन दे देंगे 3 4 5 2। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसकी ट्रिक देखिए, जल्दी से ट्रिक देखिए कैसे करेंगे। एक तरफ लिख देते हैं भागफल और एक साइड लिख देते हैं शेषफल। इसको ध्यान से देखना और आएगा सवाल। देखिए 3 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 1। जब इसी भागफल में फिर 2 से भाग देते हैं, जब 2 से भाग देंगे तो फिर कितना शेष आता है? फिर भी 1 ही आता है, तो यहाँ 1 लिख लिया फिर से। ठीक है, अब प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दें तो शेष कितना है? आगे अभी हमें प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है पहले, तो संख्या कैसे निकालेंगे देखना है। इसको ये वाला ऐड कर लेते हैं और इसको क्रॉस करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। देखिए ऐसे कोई संख्या लिखी हो तो कैसे चलता है, ये ऐड किए जाते हैं, इसका कैंची गुणा, फिर ये ऐड होंगे, फिर कैंची गुणा, फिर ये ऐड, ये कैंची गुणा, फिर ये ऐड, तिरछे कैंची गुणा और सीधे ऐड। देखिए कैसे 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 त्रिका 9, 9 और 1 10। तो प्रारंभिक संख्या कितनी आ गई?
प्रारंभिक संख्या आ गई 10। अब 6 से भाग दे तो संख्या 6 से 6 एकम 6, तो शेष आएगा 4। शेष कितना बचेगा 4। सिर्फ यही निकालने इंपॉर्टेंट है इसमें। कैसे निकाला फिर से देखो, ये वाले जुड़ते हैं 2 और 1 3 बन गया, यहाँ पर ये सब हट के 3 आ गया, इसका इसमें गुणा 3 का 9, फिर इधर ऐड होते हैं 9 1 10। चलिए अगला सवाल इसी पे देख लेते हैं, दो तीन सवाल देख लेते हैं। किसी संख्या को, अगला सवाल उठा लेते हैं। किसी संख्या को 2, 3, 7 से भाग देने पर, यहाँ इधर भागफल में लिख दे रहे हैं हम, 2, 3, 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 1 6 शेष बचता है, 1 1 6 शेष बचता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 42 से भाग दें, यदि प्रारंभिक संख्या को 42 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? ऑप्शन है 27, 45, 32 और 39। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले प्रारंभिक संख्या निकालेंगे, ये जुड़ेंगे 7 6 13, 13 39, यहाँ गुणा होगा 39 और 40, 40 दूनी 80 गुणा होगा, यहाँ पे जुड़ेंगे 81। प्रारंभिक संख्या 81 आ गई, 42 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 42, 11 में 9 7 39 शेष बचेगा, आंसर हो जाएगा अपना 39 राइट। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। एक सवाल है, किसी संख्या को 4 5 से भाग देने पर क्रमशः 1,4 शेष बचता है। यदि इसके भागफल को उलट दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होंगे? तो शेष क्रमशः क्या प्राप्त होंगे? ऑप्शन ये दिया है, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1,4 प्राप्त। तो संख्या निकालेंगे 5 4 9 9 चौको 36 और 37 हो जाएगी संख्या। अब इसको शेष भागफल को उलट दें तो पहले भाग हम 5 का देते हैं, 5 7 35 शेष बचेगा 2 पहले। फिर इसी भागफल में आप 4 का भाग दे देंगे तो 4 का भाग देंगे 4 एकम 4, शेष बचेगा 3, तो शेष आएंगे 2,3 सही हो जाएगा उत्तर इसका, 2,3 सही। चलिए एक और इसमें छोटा सा प्रश्न आता है, दूसरा टाइप इसमें एक और आता है बहुत इजी, 1 सेकंड का आता है, वो भी देख लीजिए। एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है, शेषफल 29 प्राप्त होता है यदि संख्या को 8 से भाग दें, यदि संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन दे दे रहे 4 5 3 2। देखो 1 सेकंड में ये उड़ेगा सवाल। कैसे? 56 से भाग देने पर शेष इतना प्राप्त होता है, यदि 8 से भाग दें तो क्या प्राप्त? तो सीधा करेंगे, 8 से भाग किसी में देंगे, शेषफल में देंगे। अगर ये इससे कट रहा है तो शेषफल में दे दें, तो 29 8 का भाग दे दें, 8 3 24, शेष कितना बचेगा 5, रिमाइंडर आएगा 5, तो आंसर 5 है। ध्यान रखना शेषफल नहीं में सीधा भाग लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इसका भी लॉजिक है। देखिए जैसे हम कहें किसी संख्या में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने शेष 2 बचता है, शेष 2 बचता है, तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 7 होगी। संख्या कौन सी होगी? 7। 5 एकम 5, शेष तभी 2 बचेगा। तो ये संख्या कैसे निकल गई? इन दोनों को योग करके आती है। तो इसी प्रकार से ये भी बनेगा। देखिए 56 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 29 बचता है। तो संख्या जो आएगी इन दोनों का योग आएगी, 9 6 15 की 85 संख्या। अब इसमें 8 से भाग देंगे हम, 8 एकम 8, फिर 0 यहाँ 5, तो शेष कितना बचेगा 5। तो इससे अच्छा ये 8 से पूरा कट ही रहा है तो सीधा इसी में भाग दे देते हैं, सवाल खत्म हो जाएगा तुरंत। तो सीधा भाग देंगे। चलिए अगला प्रश्न उठा लेते हैं, इसी पर 2 3 बनाते हैं। एक संख्या को 121 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है। संख्या को 11 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा? 2 3 4 5। तो देखिए 121 से 11 कट रहा है, 11 11, तो इधर सीधा भाग दीजिए, 11 दूनी 22, शेष कितना आएगा? 3 सही होगा। 25 में 11 का भाग लगा दें, 11 दूनी 22, शेष कितना बचा? 3, उत्तर सही है। चलिए ये 1 सेकंड का सवाल।
ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आता है 49 पे घात 15 -1 किस संख्या से पूर्णतया विभाज्य है? किस संख्या से पूर्णतया विभाज्य है, ये पूछा गया। ऑप्शन दिया गया आपको 50, 51, 29 और 8। देखिए ऐसे टाइप के प्रश्न हम दो तरीके से करते हैं। चलिए पहले तो समझ लीजिए ये संख्या किससे पूर्णतया विभाज्य है, ये पूछा। ऑप्शन ये दिए हैं आपको। पहले लगाते कैसे हैं इसको, बेसिक देख लीजिए। अगर किसी संख्या पर घात सम हो, घात क्या हो, सम, तो सबसे पहले घात में 2 लेंगे, फिर 4, 6, इसी प्रकार बढ़ते क्रम में लेंगे। अगर घात विषम हो तो क्या लेते हैं, सबसे पहले 1, 3, फिर 5, ऐसे लेते चले जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इधर देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। इसकी घात देखते हैं संख्या पर। घात कैसी है, विषम है। 15 क्या संख्या है, विषम है। अगर विषम है घात तो सबसे 1 लेंगे तो 49 पे घात 1 -1 तो कितना आ गया, 48। 48 किससे कट जाएगा, 50 से कटेगा नहीं, 51 से नहीं, 29 से 8 से कट, 8 आंसर 8 सही हो जाएगा। अगर ये इससे सॉल्व नहीं होता तो फिर घात 3 लेते, इसी प्रकार लेते चले जाते हैं। चलिए अगला सवाल उठाते हैं, देखिए और समझने के लिए दूसरा सवाल उठाते हैं। 9 की पावर 6 + 1, 9 की पावर 6 + 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, 0, 2, 1, 3। देखिए यहाँ घात कैसी है, सम, सम है तो सबसे पहले 2 लेंगे, 2 पावर करेंगे तो 9 ने 81 और 1 कितना हो गया, 82। अब इसे भाग चला जाएगा तो फिर ठीक है, तो इसको 8 से भाग दो, 8 × 8 बचा कितना, 2, तो शेष कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर बचा यहाँ अगर ऐसा होता कि इसको 82 से भाग दें तो क्या होगा, तो फिर हम घात इसको 2 नहीं लेते क्योंकि यहाँ पे 81 है, तो आगे और घात, ठीक है। आगे हम इसको, चलिए अगला प्रश्न उठा लेते हैं। जैसे आगे सवाल 7 पे घात 19 -1 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है, किस संख्या से पूर्णतया विभाजित, ये ऑप्शन दिए। तो ये देखिए कैसी है, विषम संख्या है, तो 7 पे घात विषम में क्या लेंगे, 1, 7 में से 1 गई 6, तो ये 6 से ऑप्शन में है तो 6 से कट जाएगी, आंसर सही है। अगला सवाल उठाते हैं। जैसे अगला सवाल है 18 पे घात 15 + 4 तो 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन दिए। तो देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले घात देखेंगे विषम, विषम में 1 लेंगे तो 18, 4 कितना हो गया, 22, 22 को हम कितने 17 से भाग चला जाएगा तो ठीक है, 17 × 17 बचा कितना, 5 सही, तो 5 सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम और भी सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए एक और प्रश्न देख लीजिए। 2 पे घात 16 -1 किससे विभाज्य है, ऑप्शन दिया 11, 13, 17, 19। देखिए 2 पे घात 16 -1 किससे, किस संख्या से पूर्णतया विभाज्य है, ये ऑप्शन दिए। इससे समझ में आएगा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम सम घात है, सम लेंगे, पावर लेंगे, तो 2 की पावर 2 माइनस, यानी कि 4 में से गया 3। देखिए इस 11 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो अब 2 से सॉल्व नहीं हुआ तो अब कौन लेंगे, 4, 2 की घात 4 माइनस 1, 2 की घात 4 क्या होता है, 2 × 4 = 8, 2 × 16, 16 में से क्या 15, तो 15 ये आएंगे, नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे, 4 घात कर लेंगे 6, तो 6 देखें कितना होगा, 2 × 4 = 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, 64 में क्या 63, अभी भी नहीं कटेगा। 6 के बाद फिर कितनी लेंगे, घात 8, 2 की घात 8 क्या, 2 × 4 = 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, 64 दूनी 156, 256 में गया 255, ये देखिए कट जाएगा, 217 से कट जाएगा, 17 1 17 8 17 15 50, किससे 17 से विभाजित है। चलिए इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर नहीं सॉल्व हो तो आगे बढ़, इसी प्रकार विषम में भी। चलिए अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। सवाल में पूछा गया है 4 पे घात 91 + 4 पे घात 92 + 4 पे घात 93 + 4 पे घात 94 किससे विभाज्य है। तो इसको कैसे हल करेंगे,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें सभी में 4/91 हम कॉमन ले सकते हैं। 4/91 कॉमन आएगा, 1 बचेगा, यहाँ 4/1 बचेगी, यहाँ 4/2 बचेगी, 91 2 53, 4/3 बचेगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये पूछा गया ये किससे विभाज्य, किससे कटेगी, ये 4 ऑप्शन है। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 1 धन 4, 4 की पावर 2, 4 चौको 16, 4 की पावर 3, 4 चौको 16, चौको 64, ये सब जोड़ लेंगे हम। तो 64 6 70 80 84 85, 4/91 गुणे 85, ये संख्या किससे कटेगी? देखिए 17 अपना 85, तो इसका आंसर 17 सही हो जाएगा। अगर ये बाई चांस 17 से न करता तो इसमें एक 4 घात बाहर निकाल लेते, फिर चेक करते, फिर भी नहीं करता एक और ले लेते, इसका गुणा करते। इसको ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये किससे विभाज्य। इसमें भी देखिए 61 62 63, 61 कॉमन है, 4/61 कॉमन लेंगे, 1 बचेगा, यहाँ 4/1 62, यहाँ 4/2, यहाँ 4/3। इसको फिर सॉल्व करेंगे। ये सब कितना आएगा? 4, यहाँ 64 64 16 80 84 85। ये देखिए किसी 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 दूनी से 24 नहीं, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से 13 से भी। अब क्या करेंगे? तो इसमें एक 4 बाहर निकाल देंगे। 4/60 गुणे 85 गुणे 4। अब ये देखो 4/60 गुणे, ये सॉल्व करो, 56 20 0 2 32 2 4, 340 हो गया। ये 4 देखिए 10 से कट जाएगी, ये संख्या किससे कट जाएगी? 10 से कट जाएगी, तो ये 10 से विभाज्य है। चलिए इसी प्रकार से हम एक और सवाल लेते हैं और समझने के लिए। तीसरा सवाल लिया, पूछा गया ये किससे विभाज्य है। तो इसमें देखिए 5/71 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा के अंदर 1 धन 5/1 धन 5/2, 71 और 71 72 73, ये है। अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे। 1 धन 5 धन 5 25, 25 5 30 और 1 31, 5/71 गुणे 31, ये किससे कटेगी? ये संख्या देखिए 150 से नहीं, 160 से, 155 30 नहीं कट रही किसी से भी, तो 5 एक बाहर ले लेंगे, 5 बाहर ले 31 5 155, तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 155 से कट जाएगी। इसी प्रकार से ये 2 प्रश्न है, ये आपको हल करके कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर आपको 1 - 1/2, क्योंकि इसका हम लासा लेंगे 2 में से क्या 1/2 ही आएगा। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको लासा द्वितीय 6 आएगा, 3 में 2 गया 1/6, वही चीज लिखी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 - 1/4, ऐसे ही आगे और लिखते रहेंगे। ऐसे ही इसमें लिखेंगे 1/99 - 1/100। इसको देखते हैं, ये देखिए ऋण धन इससे कट जाएगा, ऋण धन इससे कट जाएगा, ये सारे कट जाएंगे। पहला वाला टर्म और अंतिम टर्म बचेगा, ये वाला इससे पहले से कटेगा, तो कौन बचा? पहला और अंतिम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 लघुत्तम आएगा, इधर कैसे गुणा 100 - 1, 100 - 1, तो 99/100 आंसर सही हो जाएगा आपका, 99/100 इसका हल, ठीक है। इसी प्रकार से और भी प्रश्न आए, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको देखो, डायरेक्ट भी देखो इसको। अगर ये स्टार्टिंग 1 से है, याद रखना 1 से स्टार्टिंग है, 1 2 2 3 3 4 ऐसे क्रम से चल रहा है 99/100, तो याद रखना एक कम वाला ऊपर, एक नीचे, उसका जस्ट नीचे ज्यादा। अगर यही इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया जाए 10 वाला, 1/50 गुणे 51, इसका मान क्या होगा? तो ध्यान रखना 50/51 आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखना ये 1 से स्टार्टिंग हो। अगर ऐसे 1/199 गुणे 200 पूछा जाए तो आंसर क्या है? 199/200। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ये कह रहा है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। सभी के बटा 1 कर लिया, गुणा में है ये सभी, तो 3 लघुत्तम आएगा, 3 में से 1 गया 2/3, इसको 4 लघुत्तम लेंगे, 4 में से 1 गया 3/4, 4/5, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। n -1, ये सवाल टेस्ट में हर वर्ष आते हैं, अमूमन एक आध साल छोड़ के हर वर्ष कोई ना कोई सवाल आता है। इसको देखिए कैसे करेंगे, ये 3 से 3 कटेगा, ये 4 से 4, इसी प्रकार सभी कटते जाएंगे, ऊपर वाला टर्म बचेगा और नीचे वाला, 2/n आंसर सही हो जाएगा, बी उत्तर सही है, 2/n। चलिए और समझने के लिए कुछ श्रेणियां देते हैं। यही प्रश्न एग्जाम में कई बार आए हैं, हूबहू यही प्रश्न रख देते हैं। चलिए 1 2 प्रश्न और उठा ले रहे हैं। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40
डॉट 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 प्लस 1/n इंटू n प्लस 1। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 1/2, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, इसका आंसर होगा डायरेक्ट n/n प्लस 1। ये आंसर सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? n/n प्लस 1। डायरेक्ट अभी हमने बताया। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 सीरीज चल रही है, देखिए 4 इंटू 5, इसी प्रकार से n इंटू n प्लस 1। तो इसको फिर वही लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/3, ऐसे लिखते रहेंगे 1/n माइनस 1/n प्लस, सभी कट जाएंगे, पहला और अंतिम बचेगा, पहला और अंतिम। तो इसमें n प्लस 1 लघुत्तम लेंगे तो n प्लस 1 और ये माइनस 1, एक से एक कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? n/n प्लस 1। वो डायरेक्ट ही पता है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलिए और सवाल उठा लेते हैं एक आध और इसी प्रकार से। 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 डॉट 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 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1/20। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखते हैं। लघुत्तम लेंगे एक सभी का इधर, तो इधर 2 आ जाएगा, बटे 1 कर लिया, इधर 2 लाता आ गया, तो मैं 1/2 यहाँ 3 लेंगे लघुत्तम, 3 माइनस 1 2/3 डायरेक्ट कर दे रहे। 4 में से 1 गया 3/4, इसी प्रकार से यहाँ 19 में से 1 गया 18/19, और यहाँ करेंगे 20 में से 1 गया 19/20। इसको देखें कैसे कट रहा है, ये तिरछा कट रहा है ऐसे, तो ये इससे कटेगा, पहला वाला और अंतिम बचेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो 1/20 आंसर सही हो जाएगा। चलिए एक और टाइप देख लेते हैं। तो सवाल ऐसे भी आते हैं, यदि a स्टार बी इज इक्वल टू है a प्लस बी प्लस a/b हो तो 12 स्टार 4 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ स्टार ये आपको सूत्र ये दे रखा होता है। कैसे हल करेंगे? ये तरीका आपको ऊपर दे रखा होता है, इस प्रकार से हल करेंगे। इसका मान पूछा गया, ऑप्शन दे दिया 20 21 48 और 19। 1 सेकंड का सवाल है। कैसे? देखिए एक की जगह बी 12 रखेंगे, बी की जगह 4, तो जहां 12 ए 12 लिखो, बी है 4 प्लस 12/4 4 दिया, 12 4 16 3 19 आंसर सही हो जाएगा। तो जो सूत्र होता है उसी के हिसाब से लिखते हैं। ये सूत्र दे रखा है, ये कुछ भी दे सकता है वो। जैसे कि एक और ले रहे हैं प्रश्न, a स्टार b बराबर, याद नहीं रखना, ये खुद ही देगा पेपर में, ये कुछ भी बना सकता है अपने मन से। a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस ए बी हो तो 5 स्टार 7 का मान कितना होगा? ऑप्शन दिया आपको 12 47 23 और 35। तो क्या करेंगे? a को मान लेंगे 5, b को 7, तो a की जगह 5 रखेंगे 5, b की जगह 7, माइनस 5 7 35, 7 5 12 में 35 घटाएंगे, ऋण का बचेगा 23। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऋण 23 आ जाएगा आंसर। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।